जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग अगर टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कई वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इतिहास इति धन हा धन आस से बना है। इति का मतलब होता है ऐसा, हा का मतलब होता है निश्चित और आस का मतलब होता है घटित हुआ, यानी ऐसा ही निश्चित घटित हुआ, ऐसा है इतिहास का अर्थ। अगर हम इतिहास का शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐसा निश्चित ही था या फिर ऐसा निश्चित ही घटित हुआ था, ये होता है इतिहास का शाब्दिक अर्थ। अगर एक नंबर में आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। आगे देखेंगे साथियों हम लोग इतिहास की परिभाषाएं किन किन साहित्यकारों या इतिहासकारों के द्वारा कौन कौन सी इतिहास की परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाश्चात्य इतिहासकार के द्वारा, यानी जो विदेशी इतिहासकार हैं उनके द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले इतिहास के जनक हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, उनके अनुसार देखते हैं। हेरोडोटस के अनुसार इनका समय था 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व। जन्म हुआ था यूनान ग्रीक के हेलिकार्नेसस में। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका या फिर द हिस्ट्रीज। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था, इसीलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने इतिहास की व्याख्या कैसे की है, भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। इन्होंने इतिहास को खोज, गवेषण एवं अनुसंधान के अर्थ में देखा है। हेरोडोटस ने इतिहास को निम्नलिखित 4 लक्षण बताए हैं इतिहास में। पहला है, इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है। इतिहास मानव जाति से संबंधित है। इतिहास तर्क संगत विधा है और इतिहास शिक्षाप्रद विधा है। ये चारों के चारों लक्षण इतिहास के बारे में इतिहास के जनक हेरोडोटस के द्वारा बताए गए हैं। इन लक्षणों को आप याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी इनमें से दे करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे इन्होंने परिभाषा क्या दी है। तो हेरोडोटस के अनुसार सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। अगर हेरोडोटस के अनुसार पूछता है कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो आप बताएंगे कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास, क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे एक और महत्वपूर्ण विदेशी इतिहासकार जिनका नाम था विको। विको के अनुसार हम लोग इतिहास की परिभाषा देखेंगे तो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले विको का पूरा नाम जानते हैं। गियाम्बात्तिस्ता विको इनका पूरा नाम था। जन्म इनका 1668 ईस्वी में नेपल्स, इटली में हुआ था। निधन की बात करें तो 1744 ईस्वी में। इनकी पुस्तक का नाम है साइंजा नुओवा, नया विज्ञान, 1725 ईस्वी में लिखी गई थी। तो आप याद रखेंगे विको की अगर आपसे पुस्तक पूछा जाता है कि इतिहासकार विको की पुस्तक का नाम क्या है, तो साइंजा नुओवा है। विको ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं। तो विको ने इतिहास की, विको की क्या दृष्टि थी वो देखते हैं हम लोग। ये इतिहास को अतीत से ही संबंध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि इतिहास अतीत से संबंधित होता है, लेकिन विको का मानना है कि इतिहास अतीत के साथ साथ वर्तमान से भी है संबंध। इन्होंने इतिहास में वैज्ञानिक व तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिष्ठा भी की है। अगर हम विको की बात करें तो विको इतिहासकारों को निम्न 5 प्रकार की भ्रांतियों से बचने का उपदेश दिया है। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन काल के प्रति अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना। ये सारे के सारे पॉइंट आपसे नेट टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं किसी भी ऑप्शन को दे करके। इस वजह से ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जातिवाद के अभिमान का त्याग, महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने से बचना, 2 जातियों के भावों एवं विचारों की समानता के आधार पर ही उन्हें परस्पर संबंध मानना ठीक नहीं है, ऐसा विको का मानना था। पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था, ये सारी बातों की कौन थे, विको का कहना था। इतिहासकार विको ने इतिहास की परिभाषा क्या दी है, आइए उसे देखते हैं। इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज एवं संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है।
ये इतिहास की परिभाषा है, इतिहासकार विको के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे एक और इतिहासकार जिनका नाम है इमैनुअल कांट। तो आइए हम लोग कांट के बारे में देखते हैं। दोस्तों, इमैनुअल कांट, कांट इनका नाम है, पूरा नाम इमैनुअल कांट है। जन्म हुआ था 1724 ईस्वी जर्मनी में और इनका निधन हुआ था 1804 ईस्वी में। कांट की क्या दृष्टि थी इतिहास के बारे में, पहले वो जानते हैं, फिर इनकी परिभाषा देखते हैं। कांट का मानना था कि इतिहास सार्वजनिक और विश्वजनीय प्रक्रिया है। इसमें प्रगति की एक योजना निहित है। इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है, ऐसा मानना था कांट का। अब कांट ने इतिहास की परिभाषा क्या दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। कांट के अनुसार इतिहास की परिभाषा देखें तो इतिहास दूरदृष्टि दृश्य जगत से अंतर्गत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। क्या है? इतिहास दूर दृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को इतिहास कहा है इमैनुअल कांट ने। तो ये याद रखिएगा, इमैनुअल कांट की परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। अगले इतिहासकार हैं हीगल। हीगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट इतिहासकार हैं। सबसे पहले इनका पूरा नाम जानते हैं। जॉर्ज फ्रेडरिक विल्हेम हीगल इनका पूरा नाम था। 1770 ईस्वी में इनका जन्म जर्मनी में होता है। 1831 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। हीगल की क्या इतिहास दृष्टि थी उसे देख लेते हैं, फिर इनकी परिभाषा देखेंगे। हीगल का मानना था कि इतिहास विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। हीगल ने विश्व प्रकृति की प्रक्रिया की विकास प्रक्रिया के 3 अंग माने हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। इनकी मान्यता थी कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे जो कि हीगल ने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में दिया था। अब देखते हैं हम लोग हीगल ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है। हीगल के अनुसार इतिहास की परिभाषा देखेंगे तो इतिहास केवल घटनाओं एवं अन्वेषण का संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है हीगल के अनुसार। साथियों, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि आपसे परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, किसी भी राज्य की टीजीटी पीजीटी के लिए, और आप सभी को पता है कि इस समय जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ही गहराई से सवाल पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में इतिहास की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो आइए हम लोग दूसरे इतिहासकार को देखते हैं जिनका नाम है डार्विन। साथियों, हम लोग डार्विन को देखते हैं जिनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इंग्लैंड के थे। 1809 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1855 ईस्वी में इनका निधन होता है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है और इनका कहना है कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि की आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना ही इतिहास है, ये कहना था डार्विन का। आपने डार्विन के बारे में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से जीव विज्ञान में भी। आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग थॉमस कार्लाइल के अनुसार कि थॉमस कार्लाइल जो थे उनका क्या कहना था इतिहास के बारे में। इनका जन्म होता है 1795 ईस्वी में स्कॉटलैंड में। निधन की बात करें तो 1891 ईस्वी में। इन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें डार्विन की तो उन्होंने विकासवादी दृष्टिकोण से परिभाषा दी थी इतिहास की, लेकिन अगर हम बात करें थॉमस कार्लाइल की तो इन्होंने उपयोगितावादी दृष्टिकोण से इतिहास की परिभाषा दी है और इनका कहना था कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थॉमस कार्लाइल के द्वारा। साथियों, आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास की परिभाषा में आप टेन को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नहीं जान रहे हैं। सबसे पहले आपको इतिहासकार टेन के बारे में देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इनका पूरा नाम है हिप्पोलिट एडोल्फ टेन। टेन इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ज़्यादा अपना नाम रखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1828 फ्रांस में और निधन की बात करें तो 1893 ईस्वी में। टेन जो है आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के जनक कौन हैं? तो हिप्पोलिट एडोल्फ टेन। आप लोग टेन नाम से याद रख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास में।
इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन के विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। याद रखिएगा, तेन ने किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। विधेयवाद का अर्थ क्या है? तो संदेह से परे। विधेयवाद का आगमन रोमांटिज्म के विरोध में हुआ है। यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इतिहासकार तेन ने इतिहास की क्या परिभाषा दी है। साथियों, इतिहासकार तेन के अनुसार इतिहास की जो परिभाषा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही इतिहास है। फिर से एक बार देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तेन का कहना था कि इतिहास की जो परिभाषा उन्होंने दी थी वो इस प्रकार थी कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण ही क्या है? इतिहास है। ये याद रखिएगा आप। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है, ऐसा कहना था इतिहासकार तेन का। साथियों, एक दो और पाश्चात्य इतिहासकार हैं, उनकी परिभाषा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग भारतीय इतिहासकारों के बारे में देखेंगे कि उनका क्या मत था इतिहास के बारे में। इतिहास की परिभाषा देते हुए एक महत्वपूर्ण इतिहासकार आते हैं जो कि पाश्चात्य इतिहासकार हैं, हडसन। तो हडसन ने क्या परिभाषा दी थी उसे देखते हैं। साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए, ऐसा कहना था हडसन का, जो कि एक इतिहासकार हैं। हेराल्ड पी सिम्पसन का बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिमनसन जो है, पी सिमनसन, इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा केवल यह नहीं है कि वह किसी क्रांति या कृति में व्यक्त विचारों को पहचाने, बल्कि यह भी है कि एक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के व्यापकतर संदर्भ में उनका स्थान निर्धारित करे। साहित्य के इतिहास की अपनी कुछ मांगें होती हैं जिनमें प्रमुख है रचना कब, कहाँ, कैसे और क्यों की गई। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसके अनुसार है? हेराल्ड पी सिमनसन के अनुसार है। इन्होंने एक परिभाषा और दी थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परिवर्ती काल को क्या दिया। परिवर्ती काल यानी आने वाले समय को क्या दिया। ये परिभाषा दी है हेराल्ड पी सिमनसन ने। तो साथियों, ये रहा आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है। तो इतिहास की परिभाषा पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग परिभाषाएं जो दी हैं, जिसमें से तेन, हडसन, ये सभी लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग इन वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है जो आपकी किसी भी किताब में आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। साथियों, आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। इस चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी के लिए 8 से 10 वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें हम लोगों ने एक एक कवि को, महत्वपूर्ण कवि को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने मीराबाई, रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, इन सभी के बारे में देख लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से सारी वीडियो मिल जाएंगी। साथियों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास की जो परिभाषा है वो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग कवियों को पढ़ा है, वैसे ही हम लोग अब हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषाओं को देखेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उन सबको एक एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।